हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स कक्षा 12 का अगला। देखिए, एक बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वायुदूत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वायुदूत क्षेत्र की तीव्रता और उसके अच्छी स्थिति में वायुदूत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब किसी वायुदूत क्षेत्र में वायुदूत द्विध्रुव रखते हैं तो उस पर क्या काम करता है और क्या होता है। तो इसके लिए देखिए एक प्रश्न है। देखिए, वायुदूत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? वायुदूत द्विध्रुव से वायुदूत द्विध्रुव तथा वायुदूत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? वायुदूत द्विध्रुव तथा वायुदूत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान वायुदूत क्षेत्र के भीतर किसी वायुदूत द्विध्रुव को रखने एक समान वायुदूत क्षेत्र के भीतर वायुदूत द्विध्रुव को रखने वायुदूत द्विध्रुव को रखने पर वायुदूत द्विध्रुव को रखने पर उस पर लगने वाले बल युग्म के बलाघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। देखिए, सबसे पहले पूछा है कि वायुदूत द्विध्रुव तथा वायुदूत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान वायुदूत क्षेत्र के भीतर जब किसी वायुदूत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाले बलयुग्म के बलाघूर्ण का व्यंजक हमें स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफिनीशन वायुदूत द्विध्रुव का, इसके बाद लिखेंगे वायुदूत द्विध्रुव आघूर्ण का। तब हम लोग प्राप्त करेंगे कि जब एक समान वायुदूत क्षेत्र के भीतर किसी वायुदूत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का बलाघूर्ण के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे वायुदूत द्विध्रुव का। तो वायुदूत द्विध्रुव पढ़ा चुके हैं। वायुदूत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिस पर दो आवेश होते हैं, उनका परिमाण बराबर होता है, चिन्ह विपरीत होता है और उनके बीच बहुत ही कम दूरी, जिसको हम कहते हैं 2l मानते हैं। तो वायुदूत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के। विपरीत प्रकृति का मतलब होता है एक होगा धन एक होगा ऋण, तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l होती है। वायुदूत द्विध्रुव कहलाता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिख सकते हैं आप लोग उत्तर में चाहे हल में डालेंगे वायुदूत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो वायुदूत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है वायुदूत द्विध्रुव एक
ऐसा निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या एक निकाय है जिस पर दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण बराबर होता है, परंतु दोनों की प्रकृति का होती है विपरीत होती है, और इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत सूक्ष्म होती है, जिसे मानते हैं हम लोग 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो आवेश होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन इनका चिन्ह या प्रकृति का होती है विपरीत होती है। विपरीत का मतलब एक होगा धन तो एक होगा ऋण होगा। अगर यह 10 कूलाम है तो यह अभी 10 कूलाम, यदि यह 5 कूलाम तो यह अभी 5 कूलाम। परिमाण इनका बराबर है, केवल इनकी प्रकृति क्या है विपरीत है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह एक निकाय होता है जिस पर दो आवेश होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं और चिन्ह में विपरीत होते हैं, जिनके बीच की दूरी 2l हम मानते हैं, जो बहुत ही क्या होती है सूक्ष्म होती है। अब देखिए इसके बाद हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम दिखाते हैं P से। आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं P से। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले कितने आवेश हैं? दो आवेश। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2l। बीच की अल्प दूरी क्या माने हैं? 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, दिखाते हैं P से। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। मात्रक क्या हो? कूलाम मीटर, और यह एक सदिश राशि है। देखिए डिफिनेशन लिख रहे हैं इसका। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण
तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होती है वह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है और इसकी जो दिशा होती है वह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब देखिए, अब तीसरा प्रश्न का है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी वैद्युत द्विध्रुव पर रखने पर उस पर लगने वाले बलयुग्म के बल आघूर्ण के लिए व्यंजक हमें स्थापित करना है। अब इसको देखिए, कुछ रफ कर दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझेंगे बलयुग्म का बल आघूर्ण। बलयुग्म का बल आघूर्ण किसे कहेंगे? बलयुग्म का बलाघूर्ण। बलयुग्म का बलाघूर्ण, देखिए बलयुग्म का बलाघूर्ण, बल का मतलब बल होता है, आप लोग बल पढ़े होंगे। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, इस वस्तु पर एक बल लग रहा है ऊपर की दिशा में ऊर्ध्वाधर और एक बल ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में लग रहा है। दोनों बलों का परिमाण जो है मान लीजिए 5-5 न्यूटन है। 5-5 न्यूटन है। एक बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में लग रहा है और एक बल ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में लग रहा है। और तो जब दो बल एक ही वस्तु पर लग रहे हैं लेकिन भिन्न भिन्न बिंदु पर, देखिए जब दोनों बल, एक बल की दिशा है ऊपर और एक बल की दिशा कहाँ है? नीचे। दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है और दोनों परिमाण में क्या है? बराबर है। तो आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु है और इस पर एकदम जितना बल ऊपर की दिशा में लगाएंगे उतना ही बल नीचे की दिशा में लगाएंगे तो यह वस्तु अपने अक्ष पर क्या करेगी? घूमने लगेगी। इसे कहते हैं बलाघूर्ण। तो जब मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे जितना बल ऊपर की ओर जाएंगे उतना ही बल कहाँ लाएंगे? नीचे की तरफ। तो यह वस्तु अपने अक्ष पर क्या करेगी? घूमने लगेगी। इसे कहते हैं बलाघूर्ण। तो जब दो बल किसी वस्तु के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर लग रहे हो, जिनका परिमाण बराबर हो और दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो वे दोनों बल उस वस्तु को उसकी अक्ष के परितः घुमाने का कार्य करते हैं, जिसे हम कहते हैं बलाघूर्ण। जब परिमाण में दो बल, परिमाण में बराबर जब दो बल किसी वस्तु के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर लग रहे हो, जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो या एक दूसरे के समानांतर हो, तो वे दोनों बल उस वस्तु को अपने अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करेंगे, जिसे हम कहते हैं बला। अब देखिए बलयुग्म का बलाघूर्ण क्या होगा? तो बलयुग्म का बलाघूर्ण का मतलब होता है दोनों बलों में से कितने बल लग रहे हैं? दो बल। तो दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणे इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है।
इनके बीच की दूरी के गुणनफल को बलयुग्म का बलागुण कहते हैं। दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा इन बलों के बीच की लंबवत दूरी, इन बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को कहते हैं बलयुग्म का बलागुण। इसको दिखाते हैं टाउ से। तो टाउ बराबर F इंटू आर होता है। ये क्या होता है? बलयुग्म का बलागुण। तो ये बल के थे जो सिंपल बल है, लेकिन हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो उस पे दो आवेश होते हैं। और जब आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो उस पर वैद्युत बल लगेगा। कितने बल लगेंगे? दो बल, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश होते हैं। और जब दो आवेश होते हैं तो दो बल लगेंगे। तो उन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण लेंगे और उनके बीच की लंबवत दूरी लेंगे और उनका क्या कर देंगे? गुणा। तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वही बलयुग्म का बलागुण होगा। तो देखिए, इनको रफ कर दे रहे हैं। आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं कि जो बलयुग्म का बलागुण होता है वह होता है दो बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तब जो बलयुग्म का बलागुण होता है वह होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। ऐसे दिखाते हैं टाउ से। तो अब देखिए, जो प्रश्न हमारा है वह क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर, अब क्या करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। तो जब रखेंगे तो उस पर वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर लगने वाले बलयुग्म के बलागुण के लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो इसको देखिए, रफ कर दे रहे हैं। इस प्रश्न को भी रफ कर देते हैं। तो जो हमारा प्रश्न था वह बोल रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मान लीजिए या कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो बोला है हम लोग का प्रश्न कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर, तो मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB क्षेत्र से कितना कोण पर रखे? मान लीजिए थीटा कोण पर, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र से थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। मान लेते यहाँ पर कोई ऋण आवेश है और यहाँ का होगा धन आवेश। तो अब बताइए, जब वैद्युत द्विध्रुव AB को क्षेत्र से कहाँ रखे हैं? थीटा कोण पर। और थीटा कोण पर रखे हैं वैद्युत द्विध्रुव को, लेकिन रखे कहाँ हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। और जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे हैं तो
इस पर कितने आवेश हैं? 2 आवेश। और जब आवेशों को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे तो उन आवेशों पर वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो देखिए वैद्युत बल एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होगी धन आवेश की ओर होगी तथा ऋण आवेश के विपरीत होती है। यहाँ मान लीजिए बी है और यहाँ पर ए है। तो अब बताइए धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा किधर होगी? तो पहले हम वैद्युत बल का मान निकाल लें। तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे परिभाषा में कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस आवेश के अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से हम बल का मान निकाल सकते हैं, लगने वाला वैद्युत बल का मान। तो F बराबर क्या आ जाएगा? E इंटू क्यू। अब जो इसकी दिशा होगी, अब बताइए मान लीजिए यहाँ कोई धन आवेश है, कोई धन आवेश से धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल कर अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब जब यहाँ पर धन आवेश रखेंगे तो अब बताइए जो इसकी दिशा, इस पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा होगी कूलाम के नियमानुसार, इस पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा, यह भी धन आवेश है, यह भी धन आवेश है, इसको प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा? तो क्या करेगा? इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? उस आवेश में आती हुई प्रतीत होती है अनंत से। अब मान लीजिए आप कोई धन आवेश रखा है, अब बताइए इसकी दिशा किधर होगी? इसकी तीर की ओर। देखिए यहाँ भी इसकी जो दिशा है तीर की दिशा में है। इस पर लगने वाले वैद्युत बल की जो दिशा है, धन आवेश पर लगने वाली जो वैद्युत बल की दिशा है वह तीर की दिशा में है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जिधर जा रही हैं उधर ही धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। वैद्युत बल रेखाएं जब किसी आवेश से निकलती हैं तो धन आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, जबकि ऋण आवेश में अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो अब बताइए यह वैद्युत बल रेखा जा रही है तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल की भी दिशा इधर ही है। और यहाँ मान लीजिए ऋण आवेश है, इस पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा इसके तरफ है, अर्थात क्योंकि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए इसका तीर अंदर की तरफ है तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल कहाँ है? अंदर की तरफ है। और यहाँ पर देखिए जो तीर की दिशा है बाहर की तरफ है तो लगने वाला बल भी बाहर की तरफ है। तो अब बताइए जो तीर की दिशा इस साइड है, मतलब वैद्युत बल रेखा इस साइड आ रही है, तो धन आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगी इसकी दिशा इधर ही होगी, जिसका मान कितना है? F बराबर EQ। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी आप लोग समझ सकते हैं इससे कि धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की जो दिशा होगी वह वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में होती है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं इधर जाती हैं तो धन आवेश पर लगने वाले बल की भी दिशा वही होती है, और ऋण आवेश पर लगने वाले से बल जो होगा इसके क्या होगा? विपरीत होगा। इस पर भी बल इतना ही लगेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक समान है, जितना बल यहाँ लगाएगा उतना ही बल यहाँ भी लगाएगा, क्योंकि आवेश भी परिमाण में बराबर है, आवेश भी दोनों के बराबर है, और प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान है। तो जो बल लगेगा वह भी क्या लगेगा? बराबर लगेगा, लेकिन इनका जो चिन्ह है विपरीत है, इसलिए इनकी दिशा भी क्या होती है? केवल विपरीत होती है। अब देखिए दोनों में थ्योरी कुछ लिख रहे हैं, तो दोनों की थ्योरी पहले लिखेंगे। सबसे पहले कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव AB को क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर,
क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है एक समान है, हर बिंदु पर इसकी तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र से थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव AB को रखा गया है। तो यहां पर आप लोग थ्योरी लिख सकते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र से थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र से थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। और जब रखा गया है तो इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, धन Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और ऋण Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल का परिमाण बराबर है और एक दूसरे क्या है, समांतर है। क्या लिख सकते हैं कि धन Q आवेश तथा ऋण Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल परिमाण में बराबर तथा समांतर होने के कारण, क्योंकि देखिए अगर क्रिया रेखा को पाछे और इसको पाछे बढ़ाएंगे तो दोनों बल क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन परिमाण में क्या है, बराबर है। तो धन Q आवेश तथा ऋण Q आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल परिमाण में बराबर तथा समांतर होने के कारण बल युग्म का कार्य करेंगे। बल युग्म का कार्य करेंगे। तो बल युग्म बराबर, उस पर लगने वाले बल युग्म बराबर क्या होगा, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का बलागुण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का बलागुण टाउ बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा उनके बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा उनके बीच की लंबवत दूरी
का दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। देखिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तो क्या है, E इंटू क्यू, अब गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो इनके बीच की लंबवत दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी देखिए क्रिया रेखा को क्या करें, इसकी क्रिया रेखा को पाछे बढ़ाते हैं और यहाँ से काट डाल देते हैं, इस पर लंब डाल दीजिए। ये इनके बीच क्या होगी, लंबवत दूरी, इसको मान लीजिए सी। तो बताइए लंबवत दोनों बलों के बीच की लंबवत जो दूरी है वह क्या है, BC। अब BC का हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब BC का मान निकाल लीजिए। तो BC का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज ले सकते हैं ABC। तो त्रिभुज, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC में डाले लंब, तो यहाँ बनेगा 90 अंश का कोण, और 90 अंश के सामने भुजा होती है कर्ण। अब कर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वह कितनी होती है, 2l। कितनी होती है, 2l। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह 2l होती है। आज जब यह कोण थीटा है तो यह भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि सभी समांतर रेखाएं हैं। आज जब त्रिरेखा काटती है तो यह कोण, यह कोण, यह कोण, सभी कोण बराबर होते हैं संगत कोण से। जितना कोण यहाँ पर होगा उतना ही कोण यहाँ पर होगा। तब कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और यह क्या है, BC। तो जब एक कोण पता हो, एक भुजा पता हो, तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें कर्ण का मान पता है, लंब का मान निकालना है। तो कर्ण लंब होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान कितना है, BC, और कर्ण का मान जो वैद्युत द्विध्रुव उसका मान 2l है। तो साइन थीटा बराबर BC अपान 2l। अब तीरे गुणा कर दीजिए। जब BC का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा BC, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब BC का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है टाउ बराबर E इंटू क्यू गुणे BC। तो टाउ बराबर E क्यू और गुणे BC का मान कितना है, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। इसको देखिए हम लिख सकते हैं टाउ बराबर Q गुणे 2l, Q गुणे 2l E साइन थीटा। आप लोग को अभी अभी पढ़ाए हैं कि Q गुणे 2l का होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और इसको दिखाते हैं P से। इसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा। Q गुणे 2l, Q गुणे 2l क्या होता है, P होता है। इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही सूत्र है कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का बलागुण बराबर होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और कभी कभी अभी पूछता है कि बलयुग्म का बलागुण कब अधिकतम होगा, बलयुग्म का बलागुण कब अधिकतम होगा। तो देखिए अधिकतम के लिए, टाउ मैक्सिमम के लिए, तो टाउ मैक्सिमम के लिए हमें साइन थीटा का अधिकतम मान चाहिए, और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1। हमें टाउ मैक्सिमम के लिए मतलब टाउ का मान जो बलयुग्म के बलागुण का मान है वो अधिक से अधिक कब आएगा, जब साइन थीटा का अधिक से अधिक मान हम ले सकते हैं। तो साइन थीटा का अधिक से अधिक मान 1 होता है। अब साइन थीटा का अधिक से अधिक मान 1 होता है, और यह कितना पर होता है, जब थीटा का मान होता है 90 डिग्री।
साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और यह कितने अंश पर होता है, 90 अंश पर। अर्थात जब थीटा का मान 90 अंश हो जाए, इसके कहने का मतलब कि जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से लंबवत रखें, क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो देखिए पी ई साइन 90 अंश तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90 अंश मान होता है 1, तो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा पी ई। तो टाउ का मान मैक्सिमम कब होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण पर रखेंगे, नहीं कितना पर रखेंगे, 90 अंश पर। अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रख दें, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से लंबवत रख दें तो उस समय लगने वाले बलयुग्म का बलागुण जो होगा वो अधिकतम होता है। कितना होगा, अधिकतम होगा। अब कहेगा कि इसी के आधार पर, इसी के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। बलयुग्म के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो देखिए यहां तक आप लोग उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए जो परिभाषा पूछेगा, अब इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं कि बलयुग्म के बलागुण, बलयुग्म के बलागुण के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो देखिए कैसे देते हैं, अब देखिए टाउ मैक्स का जो मान आया है, टाउ मैक्स का जो मान आया है P इंटू ई। कब आया है टाउ मैक्स, जब वैद्युत द्विध्रुव को रखे थे 90 डिग्री पर। कितना पर रखे थे, 90 डिग्री पर, अर्थात थीटा का जो मान था वह 90 अंश था। यदि मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हो जाए 1 न्यूटन पर 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि मान जो है वह 1 न्यूटन प्रति कितना हो जाए, कूलाम हो जाए, थीटा का मान 90 अंश ई का मान कितना हो जाए, 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए, तो टाउ का जो मान होगा वो पी के क्या होगा, बराबर होगा, काहे कि इसका मान 1 हो जाएगा। तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत, जब वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का बलागुण को ही, लगने वाले बलयुग्म के बलागुण को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार और ध्यान सुनिए, मान लीजिए इस वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वह है 1 न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, कैसे, क्षेत्र से लंबवत, क्षेत्र के लंबवत। आज जब क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 ही है, तो जो टाउ होगा वह पी के बराबर होगा। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर लगने वाला जो बलयुग्म का बलागुण होगा उसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, एक न्यूटन प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति
कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र से लंबवत वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर लगने वाला बलयुग्म का बलागुण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो देखिए, जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से कितना कोण रखे हैं, लंबवत रखे हैं, अर्थात 90 अंश पर, वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वह 1 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का जो बलागुण होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और ध्यान सुनिए, अब इसके अगला जो प्रश्न है वह है छल्ले के केंद्र पर। मान लीजिए कोई आवेशित धातु का छल्ला है और उस पर एक समान वैद्युत आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो उस पूछेगा कि उसके केंद्र से कितनी दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।